बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी इसके बारे में जाना था। तो वेलोसिटी मैंने लिखी थी किसी पॉइंट P की वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस उसकी पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब हम देखना चाहते हैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे देखें। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं, दैट इज dvp बाई dt। बात कंबाइंड मोशन की है तो हमें एक्सेलेरेशन ऑफ p पॉइंट यानी कि p पॉइंट का एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, vc वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस rc dvc बाई dt प्लस d ओवर dt ओमेगा क्रॉस आरसी। अब इस ओमेगा क्रॉस आरसी को हमने पहले भी इसका डिफरेंशिएशन देख चुके हैं, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए लिखेंगे डी ओमेगा टी क्रॉस आर सी प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर सी बाई डी टी। ये आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड आप एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आरसी। and what is this, rc means not the position of center of mass, it is the position of particle p, so we can write it the position of particle p with respect to the center of mass। so यहाँ पे मैं इसे p कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये आपका हो जाता है कि अगेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल p with respect to the center of mass is again the velocity of particle p with respect to the center of mass। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई पार्टिकल, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास आपका ऐसे चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल तो आपका प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो उस समय हम इसे लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर पी। तो अगेन दिस इज ओमेगा क्रॉस आर पी, दिस इज AC plus alpha cross RP, and what is this, again we will write it। तो देखिए ध्यान से ये क्या हो जाता है, बहुत एक हम चीज समझेंगे यहाँ से बच्चों। तो ये हो जाता है ओमेगा क्रॉस आरपी। तो इसका यूज हम पहले भी कर चुके हैं, वो क्या आया था हमारा, ये A डॉट सी दैट इज ओमेगा डॉट आरपी इंटू ओमेगा माइनस A डॉट बी ओमेगा डॉट ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर पी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए ये चीज जीरो हो जाती है। तो इन टोटल हमारे पास आता है ए सी प्लस अल्फा क्रॉस आर पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पी। तो यहां पर जो हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला कि अगर किसी पार्टिकल P का एक्सेलरेशन लिख रहा हूं बॉडी के, ये कोई बॉडी कंबाइंड मोशन में है, तो इसका सेंटर ऑफ, इसका मैं पॉइंट P का अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, फिर इस पॉइंट P का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा क्रॉस आर पी इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो AC प्लस AT और माइनस ओमेगा स्क्वायर आरपी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको प्लस ए नॉर्मल वेक्टर, तो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P। बच्चों बात करते हैं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग वर्ड का मतलब क्या बन रहा है इसको समझना जरूरी है, यानी कि रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब स्लिप नहीं हो रही है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नो स्लिपिंग। अब क्या है नो स्लिपिंग ये भी समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपकी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोटेट कर रही है और इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो एकदम बॉटम वाला पॉइंट है,
वो सरफेस के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा, ये कह सकते हैं स्किडिंग नहीं हो रही है, और अच्छे से बोल सकते हैं नो स्किडिंग टेक प्लेस। नो स्किडिंग टेक प्लेस, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग। ठीक, और ज्यादा अच्छे से बताऊं, अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन and translation motion is said to be rolling over a surface if the surface in contact, if surface in contact do not slide relative to each other, यानी कि जो कॉन्टेक्ट्स में सरफेस है एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली स्लाइड नहीं कर रही है। यहां पर जो है मान लीजिए आपकी ये जो सरफेस है फिक्स्ड सरफेस है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई सरफेस की। तो जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है व्हील का, ये पॉइंट, और इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं अलग अलग करके दिखाऊं तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, और ये जो ठीक इसके नीचे ये कांटेक्ट में पॉइंट है इस पॉइंट की, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी मैं कहूंगा ये कंबाइंड मोशन में केवल प्योर रोलिंग में है। तो जैसा कि आप जानते हैं फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स सरफेस की वेलोसिटी तो जीरो है, तो इस पॉइंट P की भी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। जब इस पॉइंट P की वेलोसिटी जीरो होगी तब मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट जो है आपका प्योर रोलिंग में है। तो इस केस में हमें ये समझ में आता है भाई प्योर रोलिंग के केस में वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बी जीरो एंड दैट इज इक्वल टू vc माइनस ओमेगा r is equal to 0, so vc must be equal to omega r। एक पॉइंट तो हमें ये समझ में आया। आगे की बात देखते हैं बच्चों, और क्या हम समझ सकते हैं हमारे इससे। अब मान लीजिए आपकी सरफेस जो है वो भी चल रही है, कोई ऐसी सरफेस है जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गई, ये चल रही है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कोई रोलिंग में है, तब क्या होगा, तो मैंने कह दिया सरफेस की वेलोसिटी vs इज इक्वल टू सम v नॉट है, और कोई बॉडी इसके ऊपर रोल कर रही है, इसका मतलब इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और इसके कांटेक्ट में जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। इस वीपी पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए वी नॉट के, तभी ये बॉडी प्योर रोलिंग में होगी। अगर ऐसा केस है तब देखते हैं क्या होता है। तब हम लिखेंगे वीपी पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट होनी चाहिए, वीपी पॉइंट की वेलोसिटी होती है वीसी माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू वी नॉट होनी चाहिए, या मैं कह सकता हूं सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट प्लस ओमेगा आर होनी चाहिए। एक कंडीशन ये समझ में आई, तो यहां से हमें ये चीज भी समझ में आई। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपकी कोई सरफेस एक फिक्स्ड सरफेस पे है, या फिर एक कोई बॉडी है, बॉडी आपकी प्योर रोलिंग में है ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, तब उस कंडीशन में आपके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसे देखें, अभी हमने लिखा था vc इज इक्वल टू आर ओमेगा, dvc बाई dt
is equal to r d omega by dt, and that is equal to r alpha, because d omega by dt is the rate of change of angular velocity, and that is known as alpha. And acceleration of center of mass must be equal to alpha into r. हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग है ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, उस केस में उसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा हमें पता चला। अगर ये फिक्स्ड सरफेस के ऊपर रोल ना करके अगर आपकी सरफेस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब क्या होना चाहिए? इफ सरफेस on which body is rolling is moving with some constant velocity, तब क्या लिखेंगे? तब देखिए, तभी अभी हमने लिखा था vc इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा आर, यहां पे लिखा है। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। वी नॉट आपका फिक्स है तो ये 0 हो गया, एंड डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया आर। तो अगेन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी अल्फा आर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है प्योर रोलिंग का, जिसे हमें याद रहना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं। आगे की बात करते हैं बच्चों। तो अब पढ़ते हैं बच्चों टॉर्क। टॉर्क हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका है, पहला किसी पॉइंट के अबाउट, यानी कि किसी पॉइंट पर कितना टॉर्क लग रहा है इसकी बात करेंगे। फिर किसी बॉडी पर कितना टॉर्क लग रहा है इसकी बात करेंगे। तो टॉर्क से हम मीजर क्या करते हैं, हमें क्या है, हम देखना चाहते हैं कि एक फोर्स का एक रोटेशनल इफेक्ट भी होता है। उस रोटेशनल इफेक्ट को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मीजर करती है, उसको हमने कह दिया टॉर्क। तो द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस और सम एक्सिस इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का मतलब ट्विस्टिंग से होता है, किसी चीज को ट्विस्ट करना, जिसे कहते हैं हिंदी में मरोड़ना। तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आया यहाँ पर। तो अब हम अगर शॉर्ट में बोलें, टू मेजर दी, this is the physical quantity, it is a physical quantity which measures the rotational effect of the force. That is a very simple definition. अब देखिए, मान लीजिए एक कोई पॉइंट O है, इससे ये फिक्स्ड पॉइंट O है, इससे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का O से जो पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर को कह दिया गया R। अब इस पॉइंट P पर देखिए एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट P पर एक फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F फोर्स कह रहा हूं मैं। पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर की बेस लाइन को एक्सटेंड करें और फोर्स वेक्टर की भी बेस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, कुछ इस तरीके से। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट जो रेडियली आउटवर्ड है, इसे मैंने कह दिया एफ आर। एक कंपोनेंट जो आपका टेंजेंशियल है रोटेशन के, इसे कह दिया एफ टी। एफ आर का मैग्नीट्यूड होगा एफ कॉस थीटा, एफ टी का मैग्नीट्यूड होगा एफ साइन थीटा। तो यहां पर कुछ और चीजें भी देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैं पॉइंट O से
फोर्स वेक्टर की बेस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। फोर्स वेक्टर की बेस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM को कहते हैं, ये जो L डिस्टेंस है, लीवर आर्म। ये दो तीन पॉइंट हैं जो हमने अभी तक डिस्क्राइब किए हैं। तो पॉइंट O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है और इसके ऊपर F फोर्स अप्लाइड है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये FR की जो टेंडेंसी होगी, ये टेंडेंसी होगी O और P के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने की। पर जो ये FT है, इस FT यानी कि टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल टू द रोटेशन, इसकी टेंडेंसी होगी P पॉइंट को O पॉइंट के अबाउट रोटेट कराने की। तो अब टॉर्क को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब अगर और ध्यान से देखें बच्चों यहां पर, तो एक पॉइंट और समझ में आता है कि जितना हम ये आर को बढ़ाते जाएंगे उतना इस टी पॉइंट की रोटेशनल टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने कह दिया भाई टाउ इज इक्वल टू दिस आर इंटू एफ टी, क्योंकि एफ टी फोर्स ही है रोटेशनल लाने के लिए। फोर्स का जो कंपोनेंट टेंजेंशियल है वही रोटेशनल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप देखें तो आर यानी कि ये डिस्टेंस है और एफ टी एफ साइन थीटा है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कह दिया गया। टाउ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को शो करता था। अब आप देखें ये भी एक वेक्टर है, फोर्स पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर चाहिए, तो डेफिनेटली यहां पर हमें वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हो रहा होगा। तो टाउ यानी कि टॉर्क वेक्टर को डिफाइन किया गया आर क्रॉस एफ से। आर क्रॉस एफ, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया है। अभी मैंने जो टॉर्क बताया है ये मैंने बताया है किसी पॉइंट का, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टॉर्क, एक्सिस के अबाउट नहीं बोला हूं मैं, किसी पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकाला है। अगर आप देखें तो एफ साइन थीटा, इसको और अच्छे से इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो अगर आर साइन थीटा की बात की जाए बच्चों, तो ये तो आपका आर रहा O से P तक की, और ये OM जो होगा ये होगा आर साइन थीटा, जैसे लीवर आर्म बोल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ये L इंटू एफ, टाउ इज इक्वल टू, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सा वेक्टर है? डेफिनेटली टॉर्क एक एक्सिस के अबाउट, या टॉर्क वेक्टर एक एक्सिस के अबाउट आ रहा है। तो ये टाउ जो है आपका एक एक्सियल वेक्टर है। टाउ जो है आपका एक एक्सियल वेक्टर है। अगर आपको डायरेक्शन देखनी है कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखें, तो ये देखिए आर क्रॉस एफ का फॉलो कर रहा है, आर क्रॉस एफ। तो आर की डायरेक्शन ये है, आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखें और कर्ल करें फोर्स की डायरेक्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा इसकी डायरेक्शन आ रही है, थंब की डायरेक्शन जो है प्लेन से बाहर है, प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। अगर आप अपनी फिंगर्स को राइट हैंड साइड की, जो राइट हैंड फिंगर्स है, राइट हैंड की फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स को आप आर की डायरेक्शन में रखें और इसे कर्व करें फोर्स की डायरेक्शन में, तो आपकी थंब की जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन से बाहर की तरफ से। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क की रोटेशन का सेंस आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो यहां पर जो मैं बना रहा हूं ये आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन, ये आपकी आ जाएगा भाई टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। अब अगर बात करें डायमेंशन टॉर्क की, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी? आर, एफ, आर लेंथ है, एफ फोर्स है, एम एल टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आपका टॉर्क की डायमेंशन आ गई। तो यहां पर हमें सारी की सारी चीजें टॉर्क की हमने डिस्कस कर ली हैं।
मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, इस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, इस पॉइंट P पर कोई F फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर F वेक्टर के जो कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप। तो हम इस पॉइंट P का टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकालना चाहते हैं, तो ये क्या आएगा देखते हैं। तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F, r द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्रॉस एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे, आई जे के कैप, एक्स वाई जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये आ जाएगा टॉर्क। कुछ और चीजों को देखते हैं। अगर आप देखें कि टॉर्क जीरो कब हो सकता है, पहली चीज क्या जीरो हो जाए, पहली चीज क्या जीरो हो जाए, आपका फोर्स जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि फोर्स आपका पी पॉइंट पर, जैसे हम इस पी पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, या और अच्छे से कहेंगे कि जब थीटा जीरो हो जाएगा तो आर साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तब आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उससे पास होने लगेगी। जैसे ही आर साइन थीटा जीरो हुआ, पॉइंट एम और ओ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स is passing through the point O about which we are calculating the torque। अगर ऐसा हो रहा है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं लीवर आर्म जो है आपकी ये, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लेंथ क्या है, वो जीरो हो जाए। तो ये कुछ केसेस हैं, अगर ऐसा हो रहा होता है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कपल की। ये कपल वो कपल नहीं है जो आप लोग अभी सुन के समझे होंगे, तो ये कपल वो नहीं है, ये फोर्स का कपल है। अगर दो आपके मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल फोर्स बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पर कुछ इस तरीके से लगे कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स रोटेशनल इफेक्ट देते हैं बॉडी में, पर कोई ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं देते हैं। तो कपल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज, अपोजिट डायरेक्शन वाइज, equal and opposite forces whose line of action do not coincide make a couple। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अब आप देखें एक F फोर्स यहाँ लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेस के बीच की, ये D कह दी, ये मैंने कह दिया कि भाई ये जो हाफ है यानी कि रेडियस है इसे R कह दिया। तो अगर मैं पॉइंट O के अबाउट टोटल टॉर्क लिखना चाहूं तो आप देखिए जो इस फोर्स का टॉर्क है वो किस सेंस में है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, आर क्रॉस एफ से भी देख सकते हैं। इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हो जाएगा आपका आर एफ प्लस आर एफ टू आर एफ। टू आर इज इक्वल टू डी है, ये टोटल डिस्टेंस आपकी डी है,
इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इनके बीच का, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज द सेपरेशन ऑफ द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये डी है, इनटू एफ, ये हो जाएगा आपका टॉर्क, या हम बोलेंगे इसे कपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू टाउ एंड आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, वेयर आर परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर इज द सेपरेशन of the lines of action of forces, that is called r perpendicular। f क्या है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये p नहीं है f ही है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम निकालते हैं कपल। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ये इक्विलिब्रियम आपका सिंपल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। रीजन ये रिजिड बॉडी है, यहाँ पर बॉडी रिजिड है। अभी तक जितना भी आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट पे आप कहीं भी फोर्स लगाएं, ये पॉइंट कहीं रोटेट नहीं करने वाला है अपने एक्सिस के, किसी एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फोर्स का हमें रोटेशनल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। पर अगर आप किसी रिजिड बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं, तो ये रिजिड बॉडी की एक टेंडेंसी होती है किसी एक एक्सिस के अबाउट, या हम ज्यादा अच्छे से बोले तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही होगी उसके अबाउट रोटेशनल इफेक्ट देने की। तो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम में हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को देखना पड़ेगा। तो यानी कि आपके फोर्स, नेट फोर्स भी जीरो रहे और नेट टॉर्क भी जीरो रहे, तो उस केस में हम कहेंगे कि कोई बॉडी, कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजों की जरूरत है, दो इक्विलिब्रियम जरूरी है। सबसे पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा आपका है रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और torque of all forces about the center of mass must be equal to zero। सो अगर किसी बॉडी पर दोनों कंडीशन, खास तौर पे बातचीत जो है रिजिड बॉडी की है, तो रिजिड बॉडी पर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रही। तो जब भी आपके सामने कोई एक्सटेंडेड बॉडी दिखाई दे जिसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट भी हो सकता है, तो बच्चों जरूर वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिएगा प्रॉब्लम को समझने के लिए, क्योंकि ज्यादातर गलतियां वहीं होती हैं बच्चों से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले हम एक बार ट्रांसलेशनल मोशन को याद करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बॉडी है 25 केजी की और दूसरी बॉडी है 25 ग्राम की, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो पहली बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत है एज कंपेयर टू सेकंड बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो पहली बॉडी है वो स्टेट चेंज का ज्यादा अपोज कर रही है एज कंपेयर टू द सेकेंड बॉडी। हमें ये चीज ऑब्जर्व करने को मिली कि पहली बॉडी का मास ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा अपोज कर रही है। इस बात से हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी का ज्यादा मास होता है वो ज्यादा स्टेट चेंज का अपोज करती है। तो या इस बात को ऐसे कहा गया कि उसका ज्यादा इनर्शिया है। इनर्शिया एक इनेबिलिटी है बॉडी की जिससे वो अपनी स्टेट का खुद से चेंज नहीं कर सकती, ये इनर्शिया बताया गया। तो क्या रोटेशनल मोशन में भी कोई ऐसी अनएबिलिटी देखने को मिलती है, ये देखना जरूरी था।
तो आप देखें कि किसी बॉडी की, कोई भी बॉडी ये खुद से रोटेट नहीं हो सकती, यानी कि खुद के रोटेशनल मोशन में खुद से चेंज नहीं कर सकती है ये। तो अब दूसरे शब्दों में कहा गया कि भाई इसी चीज को कह दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बॉडी खुद से अपने रोटेशनल चेंज का अपोज नहीं कर सकती, या और हम कहें द रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन, इट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। एक पॉइंट हमें ये भी समझ में आया कि भाई ये इन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें मिलता है, क्या है कैसा है ये बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा और जान लेते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो हमें इतना पॉइंट क्लियर है, अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज अनेबल टू प्रोड्यूस a change in its rotational motion by itself, and this inertness in the case of rotational motion is known as moment of inertia। बिल्कुल सीधी सिंपल सी डेफिनेशन। अब कैसे इसे निकालें, तो इन्होंने सोचा लोगों ने कि जो आपका फोर्स वाला था, हमने फोर्स में पढ़ा था अगर मास कांस्टेंट है तो आपका F इज इक्वल टू एम है, तो यहाँ पे देखा था अच्छा ये m जो फैक्टर है ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a आपका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन था, F आपका फोर्स ही था। तो टॉर्क की इक्वेशन में देखते हैं, टॉर्क की इक्वेशन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, टॉर्क समथिंग जिसे मैंने कह दिया I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू एक्सेलरेशन, और कौन सा, क्योंकि टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट देता है तो हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी, इसकी जो ट्रिजेक्ट्री है वो सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स का देखिए दो कंपोनेंट हो सकते हैं, फोर्स के एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो सकता है और एक भाई नॉर्मल कंपोनेंट कह दिया। तो जो टॉर्क लगा रहा होगा नॉर्मल कंपोनेंट का, देखिए लाइन ऑफ एक्शन देखें तो आपके उसी सेंटर से पास हो रही, तो इसका टॉर्क तो जीरो होगा, केवल बचेगा टेंजेंशियल का। तो टेंजेंशियल या हम कह सकते हैं नेट फोर्स का जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ टी, अभी ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले। आर इज द रेडियस, एफ टी आपका क्या है, एफ टी लिखा जा सकता है एम इंटू ए टेंजेंशियल, यानी कि एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट। और एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल, ये मैं किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसका मास m है। एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमने पढ़ा था कुछ r अल्फा बराबर होता है, तो ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये जो I है, आप इक्वेशन 1 को देखें और इस इक्वेशन 2 को देखें तो इसमें कंपेयर करें तो आपको ये जो I मिला ये एम आर स्क्वायर के बराबर मिला, यानी कि हमने कह दिया कि जो ये इनेबिलिटी है, जो जो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है उसका जो क्वांटिटिवली वैल्यू है आपकी वो आ जाती है m, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, perpendicular distance between the axis of rotation and the object, that is called the moment of inertia। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about given axis depends पहला देखिए इट्स मास, सिंपल, मास क्या है इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, देखिए कोई आपके पास डिस्क है या मैं कहूं आपके पास एक कोई रिंग है, इस रिंग को अगर हम एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है इसके अबाउट रोटेट करें, आसानी से रोटेट कर जाएगी।
लेकिन अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं एक एक्सिस जो इसके किसी एंड पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी ज़्यादा होगी। या फिर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं एक एक्सिस जो इसी के प्लेन में एग्जिस्ट करती है उससे, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो इनेबिलिटी है या कहें रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन मोशन है, ये डिफरेंट है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी बच्चों डिपेंड करता है। अब देखें और किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपकी शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी इस पे भी डिपेंड करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि इसे ज्यादा अच्छे से बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को हम कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी। इस पे भी डिपेंड करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लीजिए कि आपकी दो सेम मास की बॉडी है पर उनकी शेप डिफरेंट है। जैसे कि आपके सामने एक एक स्क्वायर है जिसका मास m है, और एक आपके पास डिस्क है जिसका मास m है। दोनों को आप अगर सेम फोर्स से रोटेट कराने की कोशिश करो, दोनों के रोटेशनल मोशन डिफरेंट होंगे। तो हम ये भी समझे कि अगर सेम मास है पर शेप डिफरेंट है, तब भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है, तो हमने लिख देता हूं मैं इस पॉइंट को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस is equal to the sum of products of masses of the particles and squares of the distances of their respective square of the distances from the axis of rotation। तो अगर मुझे किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जितने भी, मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कई सारे मासेस से मिलके बनी है। कोई मास m1 है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं देखना चाहता हूँ, ए डैश या ए प्राइम बोले ज़्यादा अच्छा है, ए और ए प्राइम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूँ। तो भाई ये बॉडी कई सारे मासेस से मिलके बनी होगी। तो पहला मास जो है मान लीजिए इस बॉडी का, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1 है। इसी तरीके से दूसरा मास है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r2 है। ऐसे कई सारे मासेस हैं। इसी तरीके से कोई ith मास है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ri है, और कोई nth मास है, इसका rn है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सभी मासेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका सम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा mi/ri² और समेशन लग जाएगा i1 to n। इसे लिख सकते हैं m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² mnrn²। ये हो जाएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का।
अब मान लीजिए कोई बॉडी है जिसमें एकदम कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कोई सॉलिड स्फीयर है या फिर कोई भी आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है, इसकी बात कर लें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस निकालते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं कि भाई कोई भी बॉडी है तो हम कह देते हैं कि मान लीजिए ये बॉडी, जैसे हम मैं रॉड की ही बात करूं, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो ये रॉड का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस, मान लीजिए ए प्राइम एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूं? तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये बॉडी जो है आपकी कई सारे मासेस से मिलकर बनी है। तो ऐसे ही कोई एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी जो लेंथ है ये बहुत छोटी है, dx है, एट अ डिस्टेंस x, और इस पे जो मास है इस dx लेंथ के ऊपर वो dm है। तो हम कहेंगे इस छोटे से पोर्शन का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए प्राइम एक्सिस वो डी है, बहुत छोटा सा है, और वो डी बराबर हो जाएगा आपका dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये बॉडी ऐसे कई सारे dm मासेस से मिलके बनी है, तो हम इन सभी मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस और वी कैन से द इंटीग्रेशन, तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर dm, और यहां पर लिमिट लगा देंगे 0 टू L 0 टू I। तो आपका I हो जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ज्यादा अच्छे से x की जगह हम R लिख लेते हैं, R स्क्वायर dm। और यहां पर अगर हम इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि भाई मास पर यूनिट लेंथ क्या है, टोटल मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका हो गया m बाई स्मॉल l। तो इस dm, जिस जो dm मास है, या हम कहें इस dx लेंथ पे जो मास है, इसके मास की वैल्यू क्या होगी, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा m बाई l है इंटू dx, ये dm की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाती है m बाई एल एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 0 टू l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, तो ये हो जाएगा, और लिमिट रखने के बाद एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 1 बाई 3 एम एल स्क्वायर। ये किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट वैल्यू रखता है, तो ये हो जाएगा आई ए प्राइम एक्सिस के अबाउट। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई रॉड है और उस रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने चाहते हैं एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट हम देखना चाहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसकी लेंथ L है, मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के से पास होने वाली एक्सिस C से जो है आई ए प्राइम इज इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एक हमने और बॉडी का समझा। अब एक आपके पास रिंग है, रिंग जिसकी रेडियस R है, इस रिंग का इसके सेंटर O से पास होने वाली एक्सिस ए प्राइम के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है m, दैट इज द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिंग, r इज द रेडियस, m r स्क्वायर। अब आपके पास मान लीजिए एक डिस्क है, डिस्क, तो डिस्क पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे प्लेन में होता है बच्चों। तो डिस्क का अगर हम देखना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एक्सिस जो इस डिस्क के सेंटर से पास होती है वो हो जाती है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये आपका आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर। हेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, इसमें पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल एम। अब आपका कोई हॉलो सिलेंडर है,
तो इस हॉलो सिलेंडर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए प्राइम के अबाउट लिखना चाहते हैं तो ये होता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब आपका अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ये होता है सॉलिड है, इसका होता है 1/2 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए प्राइम एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने डिफरेंट का देखा। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पास ट्रायंगुलर प्लेन है और इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। एक एक्सिस जो इसके बेस से जा रही है, अबाउट इट बेस मैंने कह दिया, मान लीजिए ये BC है, ये पॉइंट A है, ये जो आपकी हाइट है इसकी स्मॉल h है और इसका मास जो है कैपिटल M है। तो अबाउट इट्स बेस जो आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वो आ जाएगा mh² डिवाइडेड बाई 6। अब आपका मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक स्क्वायर का देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर और वो भी किसके अबाउट, इसके डायगोनल के अबाउट देख रहे हैं। तो इसके डायगोनल के अबाउट यहां पर देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर। तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है आपकी ml² बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट, इसे मैंने कह दिया BD। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD एक्सिस के अबाउट इतना आ जाता है, यानी कि डायगोनल के अबाउट जिसके प्लेन में ही है। अब अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट, इसको कह दिया ए प्राइम, इस एक्सिस के अबाउट जो आता है वो आता है 2/5 mr²। अगर मान लीजिए आपके पास थिन स्फेरिकल शेल होता, यानी कि हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल शेल, तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही होती उसके अबाउट हो जाता 2/3 mr²। here r is the radius of this hollow sphere। तो हमने डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाना, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट जाना। तो हमें डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। तो इसके लिए हम ज्यादातर जितने भी अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे ये हमने देखे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। अब हम देखेंगे किसी अनदर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालें? तो इसके लिए दो थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये आपके किन ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है इसको समझ लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं 2 डायमेंशनल उनके लिए वैलिड है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपकी रिंग हो गई, डिस्क हो गई, या कोई स्क्वायर प्लेट हो गई, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, इस तरीके के
आपके थिन शीट काइंड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए वैलिड है। तो क्या है ये थ्योरम, थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई इस तरीके से कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं 3 एक्सिस बना रहा हूं। एक एक्सिस ये है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दे रहा हूं I3 है। दूसरी है जो बॉडी के प्लेन में ही लाई करती है, ये बॉडी के प्लेन में लाई करती है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैंने कह दिया ये I2 है। और एक और एक्सिस है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और अगेन ये भी प्लेन में ही लाई करती है। इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बच्चों कह दिया ये आपका I1 है। तो ये थ्योरम ये कहती है, आप देखिए ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दोनों यानी कि फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये कहती है कि इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका सम करें तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरे के बराबर आएगा, यानी कि I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1 आएगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेम प्लेन में लाई कर रही हैं उनके अबाउट हमें पता है, तो हम एक एक्सिस जो उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। कैसे निकालते हैं देखिए, ये मान लेते हैं कि ये बॉडी कई सारे पॉइंट से मिलके बनी है, उसमें से कोई एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट को बच्चों मैंने कह दिया, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका MI मास का, ये मैंने मान लिया 0,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने MI मास के XI, YI। तो अब ध्यान से देखें तो भाई ये जो आपकी मैंने कह दी भाई ये मेरी X है और ये मेरी Y है, इसे मैं Z कह दे रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये वाली, ये आपकी YI होगी। ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी XI होगी। और ये आपका जो टोटल आ जाएगा यहां से पॉइंट O से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को हम OP कह रहे हैं। OP डिस्टेंस हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो अब मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI मास अबाउट Z एक्सिस, तो मैं लिखूंगा ये MI मास का तो MI और इस पॉइंट P की Z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि R है, जिसे RI कह दिया और ज्यादा अच्छा है, दैट इज OP, तो RI स्क्वायर। अगर यहां पे देखें तो ये हो जाएगा MI RI स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। ये किसी IH मास के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। अगर मैं इस पूरी बॉडी का लिखना चाहूं तो ये कई सारे मासेस से मिलके बनी है, तो हम लिख देंगे समेशन MI XI स्क्वायर प्लस समेशन MI YI स्क्वायर, ये Z एक्सिस और जो कि बराबर है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया Z एक्सिस जो कि I3 के बराबर है। अब मैं वन एक्सिस के I1 एक्सिस यानी कि X एक्सिस के अबाउट देखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ith पार्टिकल का, तो ये हो जाएगा देखिए इस मास की वैल्यू MI और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि YI है YI स्क्वायर, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I1 लिखा है मैंने पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट X एक्सिस जिसे कह दिया है, तो ये हो जाएगा समेशन MI YI स्क्वायर जो कि आपका क्या है I1 के। इसी तरीके से I2 एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस MI मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं या मैं कहूं Y एक्सिस के अबाउट इस ith मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MI मास की वैल्यू और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि XI है XI स्क्वायर,
और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा पूरी बॉडी का हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, जो कि मैंने कहा है I2, ये हो जाएगा समेशन एम आई वाई आई, नॉट आई वाई आई, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर, दैट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस वाई एक्सिस। इसको ध्यान से देखें, यहां पर I1 को ध्यान से देखें और I2 को ध्यान से देखें। I1 और I2 आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, ये आपका है I2 और ये आपका है I1। तो हम लिख सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तब यूज करते हैं जब हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है और एक एक्सिस है कोई, मान लीजिए ये गिवन बॉडी है, इस गिवन बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है और ये जो IC है ये एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है आपकी A प्राइम। तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है। अब हमने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है इसको मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया है। अब मैं किसी एक्सिस बी प्राइम जो सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पे है, जो आपकी बॉडी को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती है या पॉइंट O से जाती है, और इस पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो A, B है। इस एक्सिस के अबाउट बी प्राइम एक्सिस के अबाउट मैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं। तो हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट xi, yi है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसके ये देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये आपका पॉइंट है P, ये पॉइंट है P जिसकी आपको साइज बढ़ता हुआ दिखा। तो यहां से यहां तक की जो xi लिखी है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, और yi है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। कुछ इस तरीके से मैंने x एक्सिस और कुछ इस तरीके से y एक्सिस कह दिया है। तो अगर हम और प्लेन में देख लें तो ज्यादा अच्छे से हमारे लिए क्लियरिटी बनी रहेगी। तो आपका ये देखिए, ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। ये सेंटर ऑफ मास है जिसे मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है। ये आपका वो पॉइंट है O जहां जिससे एक्सिस एक बी प्राइम पास हो रही है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है, ये डिस्टेंस D है, और इस O से और एक पॉइंट है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xi, yi। तो देखिए ये जो आपका हो गया ये हो गया yi, और ये आपका जो हो गया xi हो गया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी A है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी B है। अगर आप देखें तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये आपकी xi माइनस A हो जाएगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये yi माइनस B हो जाएगी। तो O पॉइंट की, या मैं कहूं P पॉइंट का O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करूं तो हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ xi माइनस A का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और प्लस yi माइनस B का होल स्क्वायर। तो हमें ये समझ में आया। अब हम लिख लेते हैं इस चीज को कि बॉडी का बी प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लिखेंगे भाई, एक पी मास को पकड़ लिया जिसका मास mi है, इसका समेशन कर देंगे तो mi, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट xi माइनस a का होल स्क्वायर प्लस yi माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है mi स्क्वायर से। तो यहां पे आ गया आपका i b b प्राइम इज इक्वल टू समेशन
इसका स्क्वायर कर दिया तो देखिए क्या मिलता है हमें देखने के लिए। यहाँ मिलता है एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस बी का होल स्क्वायर। और लिख लेते हैं बेटा इसे, ये हो जाता है समेशन एम आई, कंप्लीट ब्रैकेट ले लिया है यहाँ पर, और एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर माइनस 2a xi माइनस 2b y प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हर एक का समेशन लेते जाते हैं, तो समेशन एम आई इधर लिख लिया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, और इधर आ गया आपका समेशन एम आई एक्स आई 2a बाहर माइनस 2b बाहर, समेशन एम आई वाई आई प्लस समेशन एम आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें ये क्या हो गया, एक्स आई प्लस आई आई स्क्वायर, तो मैंने बताया आपको ये आपके पोजीशन है पी पॉइंट की सी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस आर हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं, या हम इनडायरेक्ट लिख सकते हैं एम आई, और एक्स आई वाई आई क्या है, सेंटर ऑफ मास की पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो यही हो जाएगी एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, जिसे हम लिख देते हैं समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। अब देखिए आपने सेंटर ऑफ मास का जब फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या लिखा था, एक्स सी एम इज इक्वल टू एम आई समेशन एम आई एक्स आई, ये पढ़ा था हमने, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इस केस में हमने सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन कंसिडर कर लिया, तो एक्सीएम जीरो हो गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं एम आई एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, इसी तरीके से एम आई वाई आई इज इक्वल टू जीरो। तो आपका बचेगा समेशन एम आई, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका, डी, क्या है, डी स्क्वायर है, क्योंकि आपके ओरिजिन से ए कॉमा बी की जो अगर डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां पे हो गया ये डी स्क्वायर। तो हमें देखने को मिलता है ये हो गया आपका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास, और दोनों एक्सिस की जो डिस्टेंसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डी का है, उसका स्क्वायर। ये आ जाती है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एंगुलर मोमेंटम को बच्चों किस तरीके से डिफाइन किया गया है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about a point is called angular momentum। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए एक पॉइंट O है, एक स्पेस में पॉइंट P है जिसका लीनियर मोमेंटम कुछ P है, तो इसका लीनियर मोमेंटम हमें पता है, और इसका जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O वो R है, R वेक्टर। तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से निकाल ली जाती है। अब P इज इक्वल टू होता है आपका mv, तो ये हो गया R m v, और इसे लिख सकते हैं m को बाहर निकालने R क्रॉस v। डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल निकाली जा सकती है, m इसे लिख सकते हैं आर वी साइन थीटा। थीटा इट इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर भी कह सकते हैं, या लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसकी बेस लाइन को हम आगे बढ़ाएं और इससे ये परपेंडिकुलर डालें, तो अगेन दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। अगर मान लीजिए जो मोमेंटम की लाइन है वो इस पॉइंट O से पास हो रही होगी, या वेलोसिटी वेक्टर की जो बेस लाइन है आपकी इस पॉइंट O से पास हो रही होगी, तो उस केस में आपका जो
लीनियर एंगुलर मोमेंटम है उस पॉइंट के अबाउट वो जीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें समझ में आ गई, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं सारी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये आपका जो है p cos थीटा है और ये आपका p sin थीटा है। एंगुलर मोमेंटम से हमें पता चलता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी में अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम रिलेशन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का। और उससे पहले एक बार देख लेते हैं किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये बॉडी रिजिड बॉडी है, ये बॉडी आपकी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक्सिस है ए प्राइम। ये माना जा सकता है ये बॉडी कई सारे मासेस से मिलके बनी है, m1 m2, इसी तरीके का कोई एक ith मास है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पॉइंट मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1 r2 r3 और rn है। तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए ये बॉडी पूरी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो हर एक पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी हो गई, तो v इक्वल टू आर ओमेगा से लिख सकते हैं। तो ith पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी हो गई आर आई ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सेम रहेगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है हर एक पॉइंट की किसी एक्सिस के अबाउट। तो हम देखिए ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बच्चों अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे एम आई, वेलोसिटी है वी आई और इसकी पोजीशन है आपकी आर आई। तो यहां से हो गया एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। पूरी बॉडी ऐसे कई सारे मासेस से मिलके बनी है, तो एल नेट एंगुलर मोमेंटम जो हो गया समेशन एल आई समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा बाहर है, बाहर आ गया, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें ये एल नेट पता चल गया किसी, यानी कि ये है रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस। अब बात करते हैं बच्चों हम टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है। तो आप देखें द रेट ऑफ, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स कहा गया। ऐसे ही जब चेक करा तो जो है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा ये चेक किया गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब से चेक किया गया तो देखो क्या है, ये आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस डी प्लस आर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी। अब देखें ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर, और मोमेंटम को देखें तो ये होता है v प्लस आर क्रॉस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, तो ये हो गया r क्रॉस f। तो हमें ये समझ में आया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट अ पॉइंट, नॉट अ फिक्स्ड, और मे बी वेरी कर सकता है, यानी कि मूव भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में ये आ जाता है उस पॉइंट के टॉर्क के अबाउट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द टॉर्क अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द टाउ नेट। तो हमें ये भी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पता चला, साथ ही साथ हमें पता चला एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन। अब मान लीजिए आपका टाउ नेट, किसी बॉडी पर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वो 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो dl बाई dt आपका हो जाएगा 0। और हमें पता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, तो यहां से l आ जाता है कांस्टेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ पॉइंट is equal to 0, in that case the angular momentum about that point of a body remains same. That is called conservation of angular momentum and it is the law of nature. तो यहाँ पर सारे की सारी बातें हो गई। अब आप देखें जैसे कि
आपने देखा होगा, इसके एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान है, ये अपने हाथों को फैला के गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, अचानक से अपने हाथों को अगर ये क्या कर ले, इनकी जो हाथों के बीच की डिस्टेंस है उसको कम कर ले, तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। रीजन यही है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, इसने अपना हाथों के बीच की डिस्टेंस कम करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लिया, तो ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है आई इंटू ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है। तब आपका आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो यहां पर भी हाथों के बीच की डिस्टेंस कम हुई तो ओमेगा बढ़ गया।